हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास तपेदिक से बचाव हेतु। ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस से बचाव हेतु। ऑप्शन नंबर सी है टिटनेस से बचाव हेतु। और ऑप्शन नंबर डी है डिप्थीरिया से बचाव हेतु। तो दोस्तों, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। क्या है? बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन। ठीक। तो बीसीजी का टीका यह लगाया जाता है तपेदिक से बचाव हेतु। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तपेदिक से बचाव हेतु। ठीक है। अब ध्यान लीजिए कि बीसीजी का टीका लगाया कब जाता है? जन्म के समय लिया जाता है। कब लगाया जाता है? जन्म के समय लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व टिटनेस। ऑप्शन नंबर बी है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व तपेदिक। ऑप्शन नंबर सी है डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस व तपेदिक। और ऑप्शन नंबर डी है कुकुर खांसी, तपेदिक व निमोनिया। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आखिर में हम ट्रिपल एंटीजन कहते किसको हैं? तो डीपीटी को। किसको कहते हैं दोस्तों? डीपीटी को हम कहते हैं डीपीटी। तो डीपीटी जो टीका आता है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। तो यह किसके लगता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व टिटनेस के लिए लगता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व टिटनेस में लगाया जाता है। इसको हम यह भी कह सकते हैं त्रयात्मक एंटीजन डिप्थीरिया। क्या कह सकते हैं? त्रयात्मक एंटीजन डिप्थीरिया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा किसके लिए यह लगेगा? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी या फिर काली खांसी हम इसको कहते हैं, और टिटनेस। ठीक है। तो दोस्तों, इसकी जो खुराक होती है वह 3 खुराक 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है। कितने? 3 खुराक 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दे दी जाती है दोस्तों। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जल में क्लोरीन डालकर। ऑप्शन नंबर बी है ओजोनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार जल में क्लोरीन डालकर किया जाता है। किसके द्वारा? जल का उपचार जल में क्लोरीन डालकर किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। और यह प्रक्रिया जो है आपको पानी को रोगाणु से समाप्त कर देती है। ठीक। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हैजा। दोस्तों, ये बीमारी दिया है एक तरफ, और एक तरफ बीमारी का जो बीमारी जिस जीवाणु से होती है उसका नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हैजा विब्रियो कॉलेरी। ऑप्शन नंबर बी है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया प्लाज्मोडियम। और ऑप्शन नंबर डी है प्लेग रेट्रोवायरस। तो दोस्तों, पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, यह बिल्कुल सही है। टाइफाइड या साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, यह भी बिल्कुल सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम गढ़ के प्रोटोजोआ परजीवी जो होते हैं, प्लाज्मोडियम या गढ़ है, और इसके एक प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से यह फैलता है। प्लेग रेट्रोवायरस, यह गलत है दोस्तों। प्लेग जो है यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। नोट कर लीजिएगा, प्लेग यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए। और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ठीक है। तो दोस्तों, विटामिन के। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमने का रोग होता है। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरस से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग, पहला है खसरा, दूसरा रेबीज, तीसरा एड्स, चौथा टाइफाइड, पांचवा पोलियो और छठवां है टिटनेस। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर ए है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। ऑप्शन नंबर बी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। और ऑप्शन नंबर डी है केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वायरस से उत्पन्न होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनका जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, ब्रोंकाइटिस है, खसरा, छोटी माता, बड़ी माता, पोलियो, रेबीज़, ये सारे के सारे किससे उत्पन्न होते हैं? वायरस से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? खसरा या तो आपका वायरस से उत्पन्न होता है, फिर आपका हो जाएगा रेबीज़, यह भी आपका वायरस से उत्पन्न होता है, फिर आपका एड्स हो जाएगा, यह भी आपका वायरस से उत्पन्न होता है, और आपका हो जाएगा पोलियो, यह भी किससे आपका हो जाएगा? वायरस से उत्पन्न होता है। अगर दोस्तों छोटी माता बड़ी माता है तो भी यह भी वायरस से उत्पन्न होगा। रेबीज़ है, यह भी वायरस से, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि अगर आप टाइफाइड की बात करेंगे तो टाइफाइड जीवाणु द्वारा फैलता है। अभी हमने आपको साल्मोनेला टाइफी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हेनीमैन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर कार्नमैन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर लीमैन और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर बीमैन। दोस्तों होम्योपैथी का आविष्कार किया था डॉक्टर हेनीमैन ने। किसने किया? डॉक्टर हेनीमैन ने किया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। पूछा गया रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, अर्थात किसके द्वारा रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल वान लिनियस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विलियम हार्वे द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रुधिर का वर्गीकरण दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक, कार्ल लैंड, लेकिन तो इन्होंने किया क्या? रुधिर का जो वर्गीकरण किया वह 4 वर्गों में किया। कितने में किया? 4 वर्गों में किया। कौन कौन से? ए बी और ओ। 4 वर्गों में इन्होंने रुधिर का वर्गीकरण किया। ए बी, इन्होंने ए बी को कहा कि यह सर्वग्राही है। क्या है? ए बी क्या है? सर्वग्राही है। और ओ क्या है? सर्वदाता है। क्या है? सर्वदाता है। ठीक है दोस्तों, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि ए बी जो रुधिर वर्ग है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और जो ओ रुधिर वर्ग है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं? प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार की और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं? 3 प्रकार की। हम कहते हैं रुधिर कणिकाएं ही 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ध्यान दे से सुन लीजिएगा। आरबीसी जिसको हम कहते हैं लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और एक होती है रुधिर प्लेटलेट्स। क्या होता है? रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो दोस्तों रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो प्लाज्मा में अगर पूछा जाए कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं, तो क्या आप कहेंगे दोस्तों? रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में रुधिर की मात्रा ऑप्शन नंबर ए है भार का 6%, बी है भार का 7 से 8%, सी है भार का 5% और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें मानव शरीर में रुधिर की मात्रा, तो भार
का 7 से 8%, कितना होती है? भार का 7 से 8%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए औसतन कितना रक्त होता है तो 5 से 6 लीटर, कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।